हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। अभी मैं संविधान शुरू नहीं कर पाया और परीक्षा आपकी नज़दीक है, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की। लेकिन परेशान मत होइए, मैं 15 दिन के अंदर, 15 से 20 दिन के अंदर संविधान का जो मूल चैप्टर है उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दिया था कानून या विधि के प्रकार। सकारात्मक विधि बता दिया था, प्राकृतिक या नैसर्गिक विधि बता दिया था, लोक विधि बता दिया था, ईश्वरीय विधि रह गई थी। कौन सी विधि? ईश्वरीय विधि। ईश्वरीय विधि का सीधा सा मतलब है कि इसका संबंध धर्म तंत्र पर आधारित शासन प्रणालियों या उन देशों से है जहां किसी धार्मिक ग्रंथ को ही उस देश का कानून मान लिया जाता है। क्या बात समझ में आई? इसका संबंध धर्म तंत्र से है। धर्म तंत्र से है या धर्म तंत्र से है या उन देशों से है जहां धर्म ग्रंथ को ही कानून मान लिया जाता है। धर्म ग्रंथ को ही कानून मान लिया जाता है। वर्तमान में ये विधि प्रचलित नहीं है। ठीक, वर्तमान में इसका प्रचलन नहीं है। यानी कोई भी देश अब पूर्ण रूप से धर्मतंत्र नहीं है। लगभग हर देश के पास अपना संविधान है और वो नियमों और कानूनों को उसी के अनुसार बनाता है और अपने जनता पर, अपने देश में लागू करता है। ठीक ना? कुछ अपवाद है कहीं कहीं पर, जहाँ पर धर्म का मामला आ जाता है वहां पर ईश्वरीय विधि या धर्म ग्रंथों का सहारा लिया जाता है। लेकिन जहाँ पे धर्म का मामला नहीं आता है तो बाकी सब ईश्वरीय विधि का उसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं भारत की विधि व्यवस्था। यानी भारत में कानून की कौन सी व्यवस्था है? भारत में कानून की कौन सी व्यवस्था है? तो भारत में धर्मतंत्र को छोड़ करके बाकी तीनों विधियां लगी हैं। सकारात्मक विधि, प्राकृतिक विधि और लोक विधि। भारत में भारत की विधि व्यवस्था, भारत की विधि व्यवस्था यानी भारत का जो कानून है उसमें देखिए, पहला तो आपका सकारात्मक विधि भी है। सकारात्मक विधि, और उसके बाद में है प्राकृतिक विधि, उसके बाद में है लोक विधि, और ईश्वरीय विधि का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पे धर्म से संबंधित मामला होता है, वहीं पे ईश्वरीय विधि का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो भारत में ईश्वरीय विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। क्या है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का सीधा सा मतलब है भारत कैसा देश है? पंथ निरपेक्ष कहिए या फिर धर्म, पंथ मतलब धर्म ही होता है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का सीधा सा मतलब है कि भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है। अपना कोई धर्म नहीं है। भारत के अलावा जो भी पंथ निरपेक्ष है उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। वो सभी धर्मों को समान रूप से आदर देता है, सभी धर्मों का समान सम्मान करता है और किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता। हाँ, इतना जरूर है कि मतलब अगर कोई धर्म पीछे है, पिछड़ा हुआ है, जिसकी स्थिति बहुत ऐसी
दुर्दनी हो गई है कि मतलब वो धर्म क्या हो जाएगा, एकदम नष्ट हो जाएगा, तो सरकार उस धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास कर सकती है, ठीक, लेकिन अपना कोई धर्म नहीं बना सकती कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कि मेरे देश का ये धर्म है, ठीक। चलिए, अब इसके बाद में भारत में अब आती है प्राकृतिक न्याय की धारणा। बस इतना ही, प्राकृतिक न्याय की धारणा। तो भारत में क्या समझ में आया आपको? भारत सभी विधियों का मिश्रण है। भारत की जो न्याय व्यवस्था है सारी विधियों का मिश्रण है, ठीक। और मुख्य रूप से कौन सी व्यवस्था है? मुख्य रूप से सकारात्मक विधि है। सकारात्मक विधि का सीधा सा मतलब है कि सकारात्मक विधि का सीधा सा मतलब है कि जो संसद कानून बनाती है, सकारात्मक विधि आपको बताए दिए थे, संसद जो कानून बनाती है, संसद जो कानून बनाती है, ठीक, संसद जो कानून बनाती है, संसद जो कानून बनाती है, न्यायपालिका, न्यायपालिका उसी के अनुसार, उसी के अनुसार विवाद का निपटारा करती है, विवाद का निपटारा करती है। उसी के अनुसार विवाद का निपटारा करती है। तो कौन सी विधि है? सकारात्मक विधि है। लेकिन इसी में प्राकृतिक न्याय भी आ जाता है। तो प्राकृतिक न्याय कैसे आता है? तो आप पढ़े होंगे संविधान का मूलभूत ढांचा, ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूलभूत ढांचा, अगर संसद कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो मूलभूत ढांचे के खिलाफ जाता है, तो वो उस मात्रा तक नियम या कानून शून्य हो जाता है जहां तक वह मूलभूत ढांचे को प्रभावित करता है। तो भारत की न्यायपालिका क्या करती है? पुनरीक्षण। भारत की जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका, ये संसद द्वारा नियमों का, संसद द्वारा बने नियमों का, संसद द्वारा बने नियमों का पुनरीक्षण करती है, यानी पुनः परीक्षण करती है, पुनरीक्षण करती है। तो जैसे ही पुनरीक्षण की शक्ति न्यायपालिका को दी जाती है, तो किस विधि के अंतर्गत आती है? प्राकृतिक विधि। किसके अंतर्गत आती है? प्राकृतिक। यानी संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो प्राकृतिक विधि के खिलाफ हो। जैसे संसद कोई ऐसा कानून बना दे कि ये आदमी सांस नहीं ले सकता है, ठीक, या कोई ऐसा कानून बना दे जो आपसे मूल अधिकार का हनन हो, या कहे संविधान में से पंथ निरपेक्ष हटा दीजिए, ठीक। तो इन सब को हटाने के लिए जैसे वो करेगा तो न्यायपालिका तुरंत क्या कहेगी? ये प्राकृतिक विधि के खिलाफ है, यानी आप किसी को सांस लेने को से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि सांस लेने का अधिकार आपने नहीं दिया है, प्रकृति ने दिया है उसको सांस लेने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार प्रकृति ने दिया, आप उसको रोक नहीं सकते कि वो जीवन न जिए। भोजन करने का अधिकार प्रकृति ने दिया, आप उसको भोजन करने से नहीं रोक सकते हैं, ठीक। ये क्या हो गया? प्राकृतिक न्याय हो गया। अगला हो गया लोक विधि। इसको भी समझ लेते हैं उदाहरण के तरह से। लोक विधियां क्या होती हैं? इसके बाद में देखिए अगला लोक विधि। लोक विधि, लोक विधि का सीधा सा मतलब है समाज में चली आ रही परंपराओं को ही हम कानून मान लेते हैं। मैं आपको बता दिया था, लोक विधि का मतलब है समाज में चली आ रही, समाज में चली आ रही परंपराओं को ही कानून मान लेते हैं। परंपराओं को ही कानून मान लेते हैं। मान लेते हैं, ठीक।
तो ये क्या होती है, लोक विधि होती है। तो लोक विधि भारत में कैसे लागू होती है इसको थोड़ा समझेंगे। जहाँ पे संविधान मौन होता है, यानी कोई भी ऐसी ऐसी मतलब घटना घटित हो गई है जिसके बारे में संविधान में कुछ लिखा नहीं गया है, ठीक, इस घटना में कितना दंड मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, ठीक। तो वहां पे हम क्या करते हैं, पुराने समय में देखते हैं कि उस समय अगर ऐसी कोई घटना घटित हुई हमारे समाज में तो क्या दंड दिया जाता था, ठीक। तो उस अनुसार हम क्या करते हैं, दंड को दे देते हैं। यानी जहाँ पे संविधान मौन है, एक लाइन में समझिए, जहाँ पे संविधान मौन है, ठीक, वहां पे हम लोक विधि का प्रयोग करते हैं। सीधी सी बात है। लोक विधि में आपको बता दिया। लोक विधि का मतलब है हमारी परंपरा प्रथा जो चली आ रही थी समाज में, इस काम के लिए सजा, इस काम के लिए सजा है, लगभग सारा कुछ लिखा गया। लेकिन जहाँ पे संविधान मौन है, व्याख्या नहीं कर रहा है कि इसके बाद क्या करना है, वहां पे हम लोक विधि का सहारा लेते हैं। अगला ईश्वरीय विधि। भारत की बात हो रही कि भारत के विधि व्यवस्था में चारों विधियां समान रूप से हैं। अगला है ईश्वरीय विधि। तो देखिए, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। ईश्वरीय विधि, भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष देश है। तो पंथ निरपेक्ष देश का सीधा सा मतलब अपना कोई धर्म नहीं होता है। तो भारत में ईश्वरीय विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत में ईश्वरीय विधि का प्रयोग सामान्य मामलों में नहीं किया जाता है। लेकिन जब धर्म से जुड़ा मामला हो, धर्म से जुड़ा आंतरिक मामला हो, ध्यान रखना इस बात को, धर्म से जुड़ा आंतरिक मामला हो, तब वहां पे ईश्वरीय विधि का थोड़ा सा सहारा लिया जाता है। लेकिन उसके अलावा और कहीं भी न्यायपालिका में ईश्वरीय विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। सकारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है, प्राकृतिक विधि का प्रयोग किया जाता है और लोक विधियों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब इसके बाद समझते हैं प्राकृतिक न्याय की धारणा। यानी जो प्राकृतिक न्याय है उसकी अवधारणा क्या है, यानी प्रकृति जो न्याय करने की शक्ति देती है उसकी अवधारणा क्या है, वर्तमान समय में कहाँ तक प्रासंगिक है और कहाँ तक प्रासंगिक नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, बस खत्म है। इसके बाद लोकतंत्र के बारे में थोड़ी चर्चा हो जाएगी कि लोकतंत्र के अनुसार देश कितने तरह के होते हैं। उसके बाद फिर आएंगे भारत के संविधान पे। अभी तो सब रूपरेखा चल रही है, शायद जो लोग नए होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि किसी का भी वीडियो आप लिए होंगे, कोई भी आपको ये सब चीजें नहीं पढ़ाया होगा कि संविधान से पहले कुछ चीजों को पढ़ाना अनिवार्य होता है। ये खास करके बड़ी तैयारियों के लिए होता है, जो आईएएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, ठीक। वनडे एग्जाम में तो आप जान ही रहे, रटने वाला आता है, शायद इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। लेकिन प्राकृतिक न्याय की धारणा, अगली आपकी हेडिंग है प्राकृतिक न्याय की धारणा। प्राकृतिक न्याय की धारणा, प्राकृतिक न्याय की धारणा, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहले के समय में राजाओं द्वारा कानून बनाए जाते थे और मानव का उतना महत्व नहीं रहता था। तो जब राजाओं द्वारा कानून बनाए जाते थे, मानव का कोई महत्व नहीं है, तो राजा ने जो कह दिया कि हाँ ये कानून है, तो वही कानून हो जाता था। अब उसमें चाहे मानव का नुकसान हो या कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वर्तमान समय में समय बदलता गया और समय बदलने के साथ साथ परिवर्तन हुए, लोग पढ़े लिखे और आज मानव का महत्व बहुत ज्यादा है। इसलिए पहले जैसा कानून आज के ज़माने में नहीं चलता है। आजकल मानव का महत्व है और मानव के महत्व के नाते कुछ प्राकृतिक न्याय की धारणा है, जिसमें है पहला, प्राकृतिक न्याय की धारणा में पहला है कोई भी अभियुक्त को निर्णय से पूर्व अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। पहला क्या है, किसी भी अभियुक्त को निर्णय से पूर्व, पहला है किसी भी अभियुक्त को, अभियुक्त मतलब बंदी होता है, चाहे वो जिस भी जुर्म में बंदी हो, किसी भी अभियुक्त को निर्णय से पहले अपना पक्ष रखने का, अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार है, पूर्ण अधिकार है।
ठीक, अभी बारी बारी से इसको समझेंगे। दूसरा, दूसरा है न्यायाधीश को निर्णय सुनाने से पहले, न्यायाधीश को निर्णय सुनाने से पहले, निर्णय सुनाने से पहले पहले दोनों पक्षों को ध्यान से सुनना चाहिए। दोनों पक्षों को ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक, तीसरा है न्यायाधीश को निर्णय सुनाते समय, निर्णय सुनाते समय अपने विचारों, पूर्वाग्रहों, अभिव्यक्तियों को दूर रखना चाहिए। अभिव्यक्ति को दूर रखना चाहिए। चलिए अगला है निर्णय सुनाते समय निर्णय सुनाते समय सिर्फ निर्णय ही नहीं सुनाना चाहिए, निर्णय ही नहीं सुनाना चाहिए, बल्कि यह भी बताना चाहिए कि बल्कि यह भी बताना चाहिए कि बल्कि यह भी बताना चाहिए कि